अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की, जहां ईद की छुट्टियों के बाद सियासी पारा फिर हाई हो गया। वजीर आज़म इमरान खान ने बड़े जलसे से खिताब करते हुए 25 जुलाई को बड़ी तब्दीली का दावा कर दिया। सियासी मुखालिफिन के धांधली के इल्जामात का भी उन्होंने भरपूर जवाब दे दिया। कहा आजाद कश्मीर में हुकूमत और एम्पायर नून लीग का है तो हम धांधली कैसे कराएंगे। वजीर आजम का कहना था कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने कभी कश्मीर की बात की ना करेंगे। उन्होंने कभी आरएसएस नजरिए के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। तभी से शुरू हो गए हैं कहना कि जी इलेक्शन में धांधली होगी। ये वैसे कमाल धांधली होगी। अंपायर आपके, गवर्नमेंट आपकी, इलेक्शन कमीशन आपकी, अमला नीचे सारा आपका, केयर टेकर गवर्नमेंट भी नहीं। ये भी एक अजीब मोर्चा होगा कि सब कुछ उनका और धांधली हम करेंगे। कितनी दफा आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ ने आरएसएस का नाम लिया। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कहता था, लेकिन मुल्क का वजीर आजम उसको शादियों पे बुलाता था। अब नरेंद्र मोदी से ये क्यों साथ मिलाना चाहता था नवाज शरीफ? दोस्ती इसलिए कर रहा था जो पैसे बाहर पड़े हैं वो बच जाएं। किसी भी पॉलिटिशियन का चोरी का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, मगरब के मुल्क है, उनको पता होता है और वो कंट्रोल करते हैं आपको। इलेक्शन का बॉयकॉट करने जा रहे थे 2008 में, हमारे साथ नवाज शरीफ भी था। 3 दफा उसने बैठ के हमारे साथ इलेक्शन का बॉयकॉट किया और उसके बाद बाहर से उसको हुक्म आया कि इलेक्शन लड़ो, और इसने हम सबको नहर के पुल पे खड़ा करके खुद जाके इलेक्शन लड़ लिया। पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स होते थे, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों मजम्मत करते थे, अंदर से दोनों ने इजाजत दी हुई थी। मेरे होते हुए क्यों नहीं कोई ड्रोन अटैक होता? ये कश्मीर की बात करेंगे ना करी है। अभी फलस्तीनियों पे जुल्म हुआ, क्या कभी जरदारी और नवाज शरीफ के मुंह से तनकीद सुनी है इजराइल की? दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी को भी जीत का यकीन है। 25 जुलाई को मुजफ्फराबाद में तीर चलेगा। आज़ाद कश्मीर में जियाली हुकूमत आने वाली है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद जलसे में दावा। कहा कश्मीरी जो फैसला करेंगे पीपल्स पार्टी वही करेगी, जंग करना पड़ी तो जंग भी करेंगे। जियाले कायद ने मुखालिफिन पर तनकीद के तीर भी चलाए। बोले जैसे इमरान खान हुकूमत में कंफ्यूज है, वैसे ही कुछ दोस्त अपोजिशन में कंफ्यूज हैं। इस्तीफा दो कहने वाले पहले जरा खुद आज़ाद कश्मीर असेंबली से इस्तीफा तो दें, फिर कश्मीरियों से वोट मांगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म के गंदे गंदे वज़ीर पूरे कश्मीर घूम रहे हैं, वोट के लिए भीख मांग रहे हैं। आपने आज दोनों दिल्ली को और इस्लामाबाद को हिला दिया है। कठपुतली का पसीना निकल रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही। मोदी का टांग कांप रहे हैं कि जी आला वज़ीर आज़म आ रहा है। 25 जुलाई को मुजफ्फराबाद में तीर चलेगा। कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, कोई और नहीं करेंगे। जहाँ इमरान हुकूमत में रह के कंफ्यूज्ड है, वहाँ हमारा जो अपोजिशन के कुछ दोस्त है वो अपोजिशन में रह के कंफ्यूज्ड है। हमें तो इतने तंग किए थे इस्तीफे दो। मैं आपसे पूछता हूँ, इनका यहाँ हुकूमत 5 साल से है, क्या इन्होंने इस्तीफा दिया? आप जरूर कहे कि आपने तो इस्तीफा देना था, पहले आप इस्तीफा दे दो फिर हमसे वोट मांगो। इमरान खान आजाद कश्मीर में मकबूल तरीन लीडर बन गए। गैलप ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। मकबूलियत में बिलावल दूसरे, शहबाज शरीफ तीसरे, नवाज शरीफ चौथे और मरीम नवाज 5वें नंबर पर हैं। 44% कश्मीरी आवाम को यकीन है कि 25 जुलाई को इंतखाबात पीटीआई ही जीतेगी। 12% को नून लीग और 9% को जियालों की जीत नजर आ रही है। उस्मान खान की रिपोर्ट। आजाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल से पहले राययामा का सुनामी तब्दीली पार्टी का हामी। गैलप ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। 67% मकबूलियत के साथ इमरान खान सबसे आगे। इस दौड़ में खान का कोई मुकाबिल नहीं दूर तलक। 49% मकबूलियत के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी दूसरे नंबर पर, जबकि 48% के साथ शहबाज शरीफ की है थर्ड पोजीशन। 46% मकबूलियत के साथ मियां नवाज शरीफ छोटे भाई से भी 2 कदम पीछे रह गए, जबकि 45% के साथ मरियम नवाज वालिद और चचा से भी पीछे रह गयी। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और आजाद उम्मीदवारों की मकबूलियत 1% से ज्यादा नहीं।
सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अवाम से पूछा गया उनके ख्याल में 25 जुलाई के इंतखाबात कौन सी पार्टी जीतेगी। 44% ने जवाब दिया PTI। 28% लोगों ने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया, जबकि 12% के ख्याल में जीत नून लीग की होगी। 9% की राय में मैदान पीपल्स पार्टी मारेगी, जबकि कश्मीरियों की हकीकी नुमाइंदा होने के दावेदार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जीत का यकीन सिर्फ 3% लोगों को ही है। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। कुछ आदाद शुमार सामने आते हैं, कुछ याददाश्तें सामने आ जाती हैं। सियासत ही नहीं, क्रिकेट के मैदान में भी नवाज शरीफ, इमरान खान आमने सामने आ चुके। सियासी मुखालिफिन की कहानी सुनिए वजीर आजम इमरान खान की ज़बानी। जिमखाना क्लब लाहौर का एक बड़ा पुराना क्लब है, तो उधर जिधर हम क्रिकेट खेलते थे एकदम हमें नजर आया एक बड़ा शौकीन आदमी मोटा सा मैच खेलने आ गया, और वो जिमखाना क्लब में आ गया। उसका नाम था नवाज शरीफ। ये जो उन दिनों में जिमखाना में मैच खेलते थे वो सारे आपको मेरी तायद करेंगे। अब जनाब नवाज शरीफ मैच खेलने आ गया। पहले तो बेचारे जिस तरह की पॉलिटिक्स की है उसी तरह की क्रिकेट थी, लेकिन ये बन गया फाइनेंस मिनिस्टर। जब फाइनेंस मिनिस्टर बना तो तब जब मैच खेलने आता था तो अपने अंपायर लेके आता था ग्राउंड में। एक अंपायर डिप्टी कमिश्नर, दूसरा अंपायर कमिश्नर। जब आउट होता था वो नो बॉल कर देते थे। तो तब से नवाज शरीफ को और नून लीग को बड़ी बुरी आदत पड़ गई है। इनके लिए अच्छी अंपायरिंग तब है जब इनके अपने अंपायर खड़े हों। एक बार फिर पाबंदियां, तफसीलात कुछ देर बाद। ऐसे में फिरदौस आशिक अवान ने इल्ज़ाम लगाया है कि मरियम नवाज ने भारतीय मीडिया की तवज्जो के लिए आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में मुल्की मफाद को दांव पर लगा दिया। मरियम नवाज ने मोदी की तरह अपनी तोपों का रुख हुकूमत पाकिस्तान की जानिब रखा, लेकिन कश्मीरी PTI के हक में फैसला सुना चुके हैं। जाली राजकुमारी ने मोदी की तरह अपनी तोपों का रुख वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ रखा। इंडियन मीडिया में इस नादान नाअहल खातून ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का नारा मुतारफ करवाया। इंडियन मीडिया में जाली पजीराई हासिल करने के लिए कश्मीरियों की उस जद्दोजहद की में चुराकों पर पाकिस्तान के कौमी मफाद को दांव पे लगाया। इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के हाथों में खिलौना बन गए। अपोजिशन की जमातें हुकूमत पाकिस्तान पे धांधली का इल्ज़ाम लगा के अपनी आने वाली शिकस्त के लिए जवाब तलाश कर रहे हैं। अवाम जो है वो इमरान खान पे एतमाद करेंगे। इस सियासी महाज के बारे में लीगी रहनुमा क्या कहते हैं वो भी जानिए। साद रफीक कहते हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में डस्का वाली धुंध न उतरी तो नताइज मुस्लिम लीग नून के हक में होंगे। कश्मीरी वोटर बाशऊर हैं, वो 2018 में की गई गलती को आज़ाद कश्मीर में नहीं दोहराएंगे। कश्मीरियों ने बहुत जोशो खरोश के साथ पार्टिसिपेट किया है मुस्लिम लीग नून की रैलीज़ में, मरियम नवाज साहबा के जलसों में, और उसके मुकाबले में खुद वज़ीर आज़म साहब को मैदान में आना पड़ा, लेकिन वो एक भी कामयाब जलसा वहाँ नहीं कर सके। कश्मीरी मुस्लिम लीग नून पर इत्मीनाद करते हैं। कश्मीरी वोटर जो है वो बड़ा बाशऊर है। वहाँ लोग जो हैं वो ऐसी गलती नहीं करेंगे जो पाकिस्तान में 2018 में की गई या करवाई गई। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन अगर विजिलेंट रहा, वफाकी हुकूमत की खुली मदाखलत है उसको रोकने में कामयाब रहा, डस्का वाली धुंध वहाँ ना उतरी, तो फिर इंशाल्लाह नताइज जो है वो शेर के हक में होंगे। वक्त आ गया है कि लोग जाग जाएं, और लोग जाग रहे हैं। ये यकीन है कि जब भी ये इम्तहान आएगा वहाँ पे जाने का, PTI को लोग बुरी तरह मुस्तरद करें। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रुकन फरहत अली मीर ने बताया है कि इंतखाबात मुकम्मल तौर पर जुडिशरी के कंट्रोल में होंगे। फौज का कोई अमल दखल नहीं होगा। नतीजे की पहली कॉपी फौरन पोलिंग एजेंट्स के हवाले कर दी जाएगी। आर्मी या सिक्योरिटी एजेंसीज का, सिविल आर्म फोर्सेस जो डिप्लॉय हो रही हैं, उनका इलेक्शन प्रोसेस के साथ कोई तल्लुक नहीं। इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में जुडिशरी करवा रही है, जुडिशल ऑफिसर्स को खदमात हमने हाई कोर्ट से हासिल की हैं, और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर काउंट करेगा, बैलेट काउंट करेगा, वहाँ पर वो उसी वक्त एक रिजल्ट की कॉपी
جو رزلٹ مینٹین کرے گا وہ خود بھی دستخط کر کے اس کی جتنی بھی وہاں پہ پولنگ ایجنٹس امیدواران کے موجود ہوں گے ان کو وہ حوالے کرے گا رزلٹ. سو وہ ود ان اے فریکشن آف سیکنڈ جو ہے نا وہ کاپی انہی امیدواران کے جو پولنگ ایجنٹ ہوں گے الیکشن ایجنٹ ہوں گے ان کے پاس وہ پہنچ جائیں گی. سیکورٹی کے سرویلنس میں یہ نگرانی میں وہ آر او جو ہیں پریزائڈنگ آفیسر صاحب جو ہیں وہ آر او کے پاس آ کے اپنا تھیلا بیگ جمع کروائیں گے. علی امین گنڈا پور نے بڑا طنز کر دیا. کہا تمہارے دادا لوہار تھے, ان کے پاس اتنا لوہا نہیں تھا جتنا تم سونا پہن کر آتی ہو. مریم نواز کی تنقید پر علی امین گنڈا پور نے ایسا کہا. انہوں نے کہا مریم نے عوام کے 8 کروڑ روپے سے سرجری کروائی. بلاول بھٹو زرداری کو بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا. مریم ڈاکو رانی, ڈاکو رانی, ڈاکو نانی, سن لو تم نے کہا ہے نا کہ جیسا منہ ویسا تھپڑ. جیسی بات کرو گے منہ توڑ جواب ملے گا. اب منہ توڑ جواب ملے گا. اب سن, تیرا دادا لوہار تھا, تو نے جو اس دن تیار ہو کے 32 کلو کا سونا پہنا ہوا تھا, خدا کی قسم تیرے دادے کے دکان میں گوال منڈی میں اتنا لوہا نہیں تھا. یہ ہمارا پیسہ ہے. میں اتنا جواب دوں گا اس کو کہ اگر تھپڑ مارنے پہ ہم آئے تو جو ہمارے پیسوں سے 8 کروڑ روپے سے تم نے سرجری کرائی ہے, اتنے تھپڑ پڑیں گے کہ تمہاری شکل سامنے آ جائے گی, یہ سرجری اتر جائے گی تمہاری. دوسرا وہ زرداری مسٹر 10%, اس کی بلورانی آ جاتی ہے. یہاں پر جب عمران خان نے آواز لگائی خودداری کی اور جواب دیا امریکہ کو کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, تو یہ چلا گیا سی وی لے کے کہ مجھے نوکری دے دو, میں ہر کام کروں گا, مجھے نوکر بنا لو اپنا. 10 دن پھرتا رہا, کسی نے ملاقات نہیں کی. یہ آپ پر حکمران بنے ہوئے ہیں, یہ آپ کے سامنے بڑی چیز بنے ہوئے ہیں, ان کی یہ حیثیت ہے دنیا میں. کشمیریوں نے جو قربانیاں دی وہ رائگان نہیں جائیں گی. کشمیر کا مقدمہ پوری دنیا میں اٹھاتا رہوں گا. وزیر اعظم عمران خان نے اپنا عزم دہرایا. کہا اب انشاءاللہ ریفرینڈم ہوگا, کشمیر کے لوگ فیصلہ کریں گے. انہیں بھارت کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیر کو صوبہ بنانے کی بات کہاں سے آئی, ابھی تک سمجھ نہیں آئی. یہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کو میں صوبہ بنانا چاہتا ہوں, یہ کدھر سے بات آئی ابھی تک مجھے نہیں اس کا علم. کشمیر کے لوگ وہ جب اللہ آپ کا حق دے گا اور آپ جب فیصلہ کریں گے ریفرینڈم کے ذریعے کہ آپ ہندوستان نہیں پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو اس کے بعد میری حکومت آپ کو ایک اور حق دے گی کہ ریفرینڈم کے ذریعے آپ فیصلہ کریں کہ آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. یہ جو جدوجہد ہے کشمیریوں کی جمہوری حق ہے, وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں. کشمیری ادھر جدوجہد کر رہے ہیں اور کشمیریوں کا سفیر جو آپ کے سامنے کھڑا ہے, ادھر میں جدوجہد کروں گا آپ کے لیے. انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کا کیس پیش کرتا رہوں گا. اور اب معاملہ بھارت کی جانب سے اسرائیلی سافٹ ویئر کے ذریعے پاکستان میں اعلیٰ شخصیات کی جاسوسی کا. دفتر خارجہ نے اقوام متحدہ سے اس سلسلے میں نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. چھپ کر وار کرنے والے بھارت کی ایک اور بزدلانہ حرکت, سافٹ ویئر اسرائیل کا استعمال بھارت سے لیکن جاسوسی پاکستان کے سفیروں, ججز اور دیگر اعلیٰ شخصیات کی. دفتر خارجہ کا بھارت کی عیاری اور مکاری پر شدید تشویش کا اظہار. ترجمان زاہد حفیظ چودھری کہتے ہیں بھارت کے جاسوسی آپریشن ذمہ دارانہ ریاستی طرز عمل اور عالمی اقدار کی خلاف ورزی ہیں. ترجمان نے کہا کہ بھارتی حکومت اپنے شہریوں کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان سمیت غیر ملکیوں کی بھی جاسوسی کرتی رہی. اختلافی آوازوں کی جاسوسی راشٹریہ سیوک سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا پرانا سبق ہے. بین الاقوامی میڈیا نے بھارتی حکومت کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہندوستان سے متعلق تمام انکشافات پر گہری نظر ہے. پاکستان بھارتی زیادتیوں پر مناسب عالمی فورمز کی توجہ مبذول کرائے گا. اقوام متحدہ اصل حقائق منظر عام پر لائے اور ملوث بھارتی عناصر کا محاسبہ کیا جائے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ دورے پر چین روانہ ہو گئے. سچوان میں پاک چین مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے. کن اہم امور پر بات چیت ہوگی, جانیے اس رپورٹ میں.
सी पैक दुश्मनों की गिनावनी साजिशों के बावजूद दाखिला और खारजा महाज पर पाक चीन दोस्ती मजबूत तर बनाने का मिशन। चीनी सूबा सिचुआन के शहर चेंगडू में पाक चीन मुज़ाकरात के लिए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द रवाना। दौरा चीन में शाह महमूद कुरैशी की चीनी हम मनसब समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें भी तय। इलाकाई सूरत हाल, दो तरफा अमूर, सी पैक मनसूबों, कोरोना वबा, इंसदादे दहशत गर्दी, दिफाई और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। रवानगी से कबल वजीर खारजा ने मुख्तसर वीडियो पैगाम भी जारी किया। इस दौरे से हमारे ताल्लुकात में पहले से ज्यादा गहराई पैदा होगी और इंशाअल्लाह ये पाक चीन दोस्ती जो अपनी 7वीं दहाई में दाखिल हो चुकी है वो अपना जो रंग है वो आने वाले दिनों में दिखाएगी। दूसरी जानिब दासू बस हादसा में जब हक 9 चीनी वर्कर्स की मैयतें चीनी एयरलाइन के खसूसी तैयारे से चीन रवाना कर दी गयी, जबकि वफाकी वजीर दाखिला ने चीनी मुसाफिरों की तेज तरीन इमिग्रेशन के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खसूसी काउंटर का इफ्तिताह कर दिया। सी पैक की अलग कैटेगरी के वीजा का इजरा भी किया जा रहा है। सिर्फ एहतियात शर्त है कोरोना से बचने के लिए, क्योंकि बेएहतियाती ने कराची में खतरे की घंटी बजा दी है। कोरोना यहाँ फिर बेकाबू हो रहा है। मुस्बत केसेस की शरह 21% से भी बढ़ गई। हुकूमत सिंध ने फिर से पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया। पीर से तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। हफ्ते में 2 दिन कारोबार भी बंद रहेगा। पीर से जुमे तक शाम 6 बजे के बाद कारोबार की इजाजत नहीं होगी। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग भी बंद हो गई। सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। इसी सब पर रिपोर्ट कर रहे हैं संजय साधवानी। सिंध हुकूमत का फिर से सख्तियां करने का फैसला। 5 दिन 6 बजे तक कारोबार होगा। 2 दिन कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। पीर से सिंध में शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें सुबह 6 बजे खुलेंगी और शाम 6 बजे बंद होंगी। जुमा और इतवार सेफ डेज करार। दुकानें मार्केटें बंद होंगी। सिर्फ करियाना, बेकरी और मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे। इदारे भी बंद करने का फैसला कर लिया गया है, लेकिन इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। शादी हॉल्स भी नहीं खुलेंगे। तकरीबात पर भी पाबंदी होगी। सिंध हुकूमत ने कोरोना केसेस बढ़ने पर दोबारा सख्त फैसले कर लिए। रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद। सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। पीर से सिंध भर में दरगाहें भी बंद कर दी जाएंगी। सरकारी और निजी शोबे में सिर्फ 50% स्टाफ काम करेगा। पाबंदियों से मुतालिक सिंध हुकूमत के फैसले पर शहरियों ने कड़ी तनकीद की है। सरासर जुल्म हमारे साथ ही है। या तो हम ये कारोबार तो आप सही से चलने दो ना। 2 साल हो गया है, 2 साल का अरसा गुजर गया, हमें कोरोना सुन रहे हैं। पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, इसलिए कि तकरीबन 10 बजे तक दुकानें खुली होनी चाहिए। सिंध टास्क फोर्स के इजलास में वजीर आला सिंध को बताया गया कि सूबे में कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह 10%, जबकि कराची में 21% से तजावुज कर चुकी है। कराची में कोरोना के बाइस एक और डॉक्टर जाँ बहक हो गए। डॉक्टर इकबाल नूरी 2 हफ्ते पहले कोरोना से मुतासिर हुए थे और 4 रोज से वेंटिलेटर पर थे। सिंध हुकूमत ने वैक्सीनेशन न कराने वालों की सिम्स बंद कराने की सिफारिश का फैसला कर लिया है, जिसके लिए वफाक के जरिए PTA को खत लिखा जाएगा। संजय साधवानी, समा, कराची। इसका जवाब भी आया है। पहले ही बड़ा नुकसान उठाया, अब मजीद पाबंदियां कबूल नहीं। कराची के ताजरों ने मार्केट्स 6 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। सलमान अहमद की रिपोर्ट। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत का मार्केटें शाम 6 बजे बंद करने का फैसला कराची के ताजिरों ने मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद कहते हैं, लोगों को बेरोजगारी की तरफ धकेलना नाकाबिले बर्दाश्त है। कराची को दानिस्ता तौर पर इन तबाहकुन फैसलों से बर्बाद किया जा रहा है। कराची की मैशियत को दोबारा से एक दीवार से लगाया जा रहा है। हुकूमत सिंध ने दोबारा जो है बगैर मशावरत के जो है कारोबार जो है औकात कम करके कारोबारी अफराद पर शबखून मारा है और जो है ये जो भी उन्हें पाबंदियां लगाई उससे हम जो है मुस्तरद करते हैं। शादी हॉल्स बंद करने और तकरीबात पर पाबंदी के फैसले पर रद्द अमल देते हुए शादी हॉल्स एसोसिएशन ने एहतजाज की धमकी दी है, जबकि ताजिर बरादरी ने सिंध हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील की है। कैमरामैन एरिक पेरेरा के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। एक टिकट में कई मजे। गुजरात में शाहजहांगीर रोड पर स्नूकर खेलने के दौरान बच्चों की लड़ाई हुई और इसमें गोलियां चल गई। फायरिंग से काफिले के मकामी रहनुमा राजा अफजल का बेटा जाँ बहक हो गया। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे जुल्फिकार हैदर हमारे साथ हैं। जुल्फिकार, बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े, ये सारा वाकया क्या है? फायरिंग किसने की? आज जी ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया शाहजहांगीर रोड पर पेश आया था, जहां पर
स्नोकर खेलते हुए लड़ाई जो है वो शुरू हुई और तू तकरार बढ़ी तो फायरिंग जो है वो शुरू हो गई। फायर जो है वो काफ लीग के मुकामी रहनुमा राजा अफजल के बेटे उमर के सर पर लगा, जिसकी वजह से वो मजरूफ हो गया और उसे अजीज भट्टी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। 4-5 दिन वहाँ पर जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद आज जो है वो जाँ बहक हो गया। सिविल लाइन पुलिस ने जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है 6 नामजद मुल्जमान के खिलाफ और मुल्जमान की तलाश भी जारी है। ताहम नामजद मुल्जमान ने इस वकूआ में जितने भी मुलव्वस मुल्जमान हैं उन्होंने प्री अरेस्ट बेल्स करवा ली। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली नूर मुकद्दम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई है। मौत की वजह दिमाग को ऑक्सीजन सप्लाई की बंदिश है। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, चाकू के जख्म भी पाए गए। सुल्कन्नान इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में साबिक सफारतकार की साहबजादी के कत्ल का वाकया। नूर मुकद्दम की मौत दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई। मकतूला का सर जिस्म से अलग था। जिस्म पर तशद्दुद के मुतअद्दिद निशानात और चाकू के गहरे जख्म भी पाए गए। मैदे से लिया गया मवाद फॉरेंसिक के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया। मोमने खसूसी शहबाज गिल की मकतूला के घर आमद। साबिक सफारतकार शौकत मुकद्दम से बेटी के बेहमाना कत्ल पर ताज़ियत करते हुए इंसाफ की फराहमी का यकीन दिलाया। प्राइम मिनिस्टर साहब पर्सनली इसको देख रहे हैं। उन्होंने खुद आईजी साहब से इस केस के ऊपर ब्रीफिंग ली और उनकी एक ही इंस्ट्रक्शन है पुलिस को, इसमें किसी किस्म की किसी के साथ रायत नहीं होनी चाहिए। मकतूला के वालिद की भी इंसाफ की दुहाइयां। कहा मुल्ज़म पागल नहीं, एक ब्रांड का डायरेक्टर है। इंसाफ न मिलने की सूरत में अपना आइंदा लाहे अमल भी बता दिया। मैं एम्बेसडर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर इंसाफ चाहता हूँ और अगर नहीं मिला तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बाप हूँ उसका। आईजी इस्लामाबाद की भी मुकदमे की तफ्तीशी टीम से मुलाकात। अब तक की तफ्तीश का जायजा। मुल्ज़म का नाम ECL में डलवाने के अलावा इंग्लैंड और अमेरिका से इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगवाने की भी हदायत कर दी। दूसरी जानब साबिक सफीरों की तंजीम AFA की तरफ से भी नूर मुकद्दम के कत्ल की शदीद मजम्मत। चीफ जस्टिस से मामले का नोटिस लेने और मुल्ज़म को मिसाली सजा देने का मुतालबा कर दिया। नामालूम गोली, खुदकुशी या नाम निहाद गैरत। कराची गुलशन इकबाल में ताजिर की बेटी के पुरस्कार कत्ल का मुअम्मा हल ना हुआ। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 16 साल लड़की के पुरइसरार कत्ल में अहले खाना का किरदार मशकूक होता नजर आ रहा है, जबकि कालीनों के मशहूर और मालदार ताजिर बादशाह खान के घर में होने वाली इस वारदात की तफ्तीश में पुलिस भी लैतो लाल से काम लेती नजर आ रही है। 16 साल समीना की मौत जुमेरात की रात घर में गोली लगने से हुई थी। इब्तिदा में अहले खाना और पुलिस की जानिब से बताया गया कि समीना की मौत नामालूम सिम से आने वाली गोली लगने से हुई है। मेडिकल लीगल ऑफिसर की इब्तिदाई रिपोर्ट में पॉइंट ब्लैंक से गोली लगने का मामला सामने आने के बाद अहले खाना ने पैंतरा बदला और कहा समीना ने खुदकुशी की है। अहले खाना की जानिब से मौत को खुदकुशी करार देने जाने के बाद पुलिस ने बताया मतूफी समीना के घर से 9mm का खोल मिला है। समा के बार बार पूछने पर SHO अदील अफजल ने बताया कि वारदात में इस्तेमाल होने वाला 9mm पिस्तौल बरामद कर लिया है। इस पिस्तौल का लाइसेंस तो समीना के वालिद के नाम पे है मगर भाई के इस्तेमाल में होता है। मगर SHO अजीज भट्टी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि समीना के वालिद और भाई को अब तक हिरासत में क्यों नहीं लिया गया है। SSP E साजिद सदुदई ने भी अब तक सामने आने वाले शवाहिद की बुनियाद पर कहा यह मामला गैरत के नाम पर कत्ल है। अहले खाना को पूछगछ के लिए थाने बुलाया था मगर वो तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। अगर वो पेश नहीं हुए तो सरकार मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। समीना के घर वालों का ताल्लुक कोयटा से है, जिनकी रिहाइश गुलशन इकबाल ब्लॉक 16 में है और मेन यूनिवर्सिटी रोड पर कालीनों का शोरूम है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। खुशी के त्यौहार पर दरिया स्वात के किनारे मेला सज गया, जहां लोग एक टिकट में 2 मजे ले रहे हैं। सैयद शहाबुद्दीन रिपोर्ट कर रहे हैं। मौज मेला, हल्ला गुल्ला और नॉन स्टॉप तफरी। त्यौहार पर दरियाए स्वात किनारे मेले का समा। सुहाना मौसम, ठंडी ठार हवाएं और कोयलों पर तैयार भुना हुआ गोश्त, यानी एक टिकट में 2 मजे। बच्चे भी कहाँ पीछे रहते, दरिया में डुबकियां लगाईं और फिर मजेदार पकवान पर हाथ साफ किया। घर पर बहुत बोर हो रहे थे इसलिए कि वहाँ बहुत गर्मी है और यहाँ हम आए और नहाए और गरम गरम गोश्त भी खाए। मुल्क भर से आए गर्मी के सताए सयाह भी जन्नत नजीर वादी की खूबसूरती के दीवाने निकले। कराची के मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड पर टंडो आदम की सब्जी की खुशबुएं फैल गईं। बिना टिकट के इसी पर अपडेट करें हुज़ैफा खान।
जी, बकरा ईद के मौके पे आपने कोयले और अंगीठियों पर तो सज्जी बनते ज़रूर देखी होगी, लेकिन कराची की मारूफ फूड स्ट्रीट बंस रोड पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर ठेले पर सज्जी बनाने का सिलसिला जारी है। इनका ये कहना है कि ये टंडो आदम से यहाँ पर आते हैं और टंडो आदम के मशहूर मसाले यहाँ पे लगाए जाते हैं, जिसके बाद ये सज्जी तैयार की जाती है। स्पेशली हमारे जो टंडो आदम के मसाले वो हम लोग को पहले इनको सुखाते हैं, सुखाने के बाद हम लोग उनके आग के ऊपर पकाते हैं, पकाने के बाद उसको ग्राइंडर करके मिक्स करके ले आते हैं, फिर पकाने के बाद हम इसके ऊपर छिड़कते हैं। तो ये दावा है कि ये कराची के मसालों से ज़्यादा माशाल्लाह बिल्कुल VIP टेस्ट आता है माशाल्लाह, लोग आते हैं खाते हैं मुतमईन। ठीक है, इनका यही कहना है कि ईद के मौके पर ये खुसूसी तौर पर टंडो आदम से यहाँ पर आते हैं और इनके मसाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और लोग इनके नाम से इस सज्जी के लिए यहाँ पर आते हैं और इस सज्जी से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जी, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।